आज पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्लेन मिरर के करेंगे और उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, उनके बीच का एंगल थीटा है। अरे कम्स, एक रे फर्स्ट मिरर पे टकराती है, देन सेकंड पे आती है, सेकंड पे ये नॉर्मल है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फाइनल रे है, ये फर्स्ट रे, देन फर्स्ट रिफ्लेक्शन, उसके बाद फाइनल रे ये हो गई। तो कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे और फाइनल रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों तो दोनों मिरर्स के बीच का एंगल क्या होगा। ये फर्स्ट रे है और ये फाइनल, फर्स्ट रे, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि डेविएशन, नेट डेविएशन 180 डिग्री हुआ, ठीक है ना। और अगर हमको नेट डेविएशन पता है तो हमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल भी तुरंत पता चल जाएगा। जैसा कि कल फार्मूला डिस्कस किया गया था, नेट डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा, दिस इज़ 180 एंड 360 माइनस 2 थीटा, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो इंसिडेंट रे ऐसे गई और फाइनल रे ऐसे आई, यानी कि फाइनल रे और इनिशियल रे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और अपोजिट होने की वजह से डेविएशन विल बी 180 डिग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद फाइनल रे इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ये फाइनल रे क्योंकि इंसिडेंट रे के बिल्कुल अपोजिट है तो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन हो गया 180 डिग्री, अपोजिट है ना इसलिए डेविएशन हो गया 180 डिग्री। नेट डेविएशन 180 पता है, नेट डेविएशन का फार्मूला, नेट डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, ये 180 दिया हुआ है, हेंस 2 थीटा इज इक्वल टू 180, हेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स मिरर M1 और मिरर M2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, फिर अगला बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो फर्स्ट रे है वो M1 M2 के पैरेलल है, जो फर्स्ट रे है वो M2 के पैरेलल है, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन, यहाँ का नॉर्मल, और जो फाइनल रे है वो M1 के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट रे है वो M2 के पैरेलल और जो फाइनल रे है ये वाली वो M1 के पैरेलल, ठीक है ना। फर्स्ट रे M2 के पैरेलल और फाइनल रे M1 के पैरेलल हो तो नेट डेविएशन कैलकुलेट करना है। यार ध्यान देखिए, नेट डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हमको ये एंगल पता करना पड़ेगा। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ग्लांसी एंगल थीटा, तो इधर वाला ग्लांसी एंगल भी थीटा होगा, ओके। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर इधर वाला ग्लांसिंग थीटा है तो इधर वाला भी ग्लांसिंग एंगल थीटा होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल थीटा हैं, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 180, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। जब थीटा कैलकुलेट हो गया देन नेट डेविएशन का फार्मूला 360 माइनस 2 थीटा मीन्स 360 माइनस 120 मीन्स 240 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट रे M2 के पैरेलल और फाइनल रे M1 के पैरेलल हो तो नेट डेविएशन कैलकुलेट करना है।
दोनों मिरर्स के बीच के एंगल हम लोग पहले पता कर लेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल दोनों ग्लांसिंग किनारे वाले होते हैं, बराबर इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, और ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों अगल बगल वाले ग्लांसिंग एंगल है, इक्वल होते हैं हमेशा। इस प्रकार से इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल थीटा थीटा थीटा, तो इन तीनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो थीटा पहले कैलकुलेट कर लिया 60 डिग्री, उसके बाद नेट डेविएशन कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से 240 डिग्री। ठीक है ना, इसको रिवाइज करिए फिर अगला बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, टू प्लेन मिरर्स M1 and M2 normal. First ray 45 डिग्री पर इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्ट होती है, और फाइनल रे M1 के पैरेलल निकल जाती है। फर्स्ट रे मिरर पर 45 डिग्री पर इंसिडेंट करती है और फाइनल रे M1 के पैरेलल निकल जाती है। तो नेट डेविएशन कैलकुलेट करना है। नेट डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको फिर से थीटा निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर ये 45 तो ये भी 45, ठीक है ना, और ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल 90 में से ये 45, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अच्छा ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि I इज़ इक्वल टू R, ठीक है ना, I इज़ इक्वल टू R। अच्छा अब ये नॉर्मल और ये मिरर, तो ये पूरा एंगल 90 में से ये 45, तो ये भी 45 होगा। नाउ बिकॉज M1 एंड दिस फाइनल रे इज़ पैरेलल टू ईच अदर, हेंस इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा देन दिस एंगल ऑल्सो विल बी थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा ग्लांसिंग एंगल है तो इधर वाला भी एंगल ग्लांसिंग एंगल होगा। इस तरीके से इस ट्रायंगल में देखिए ज़रा, थीटा प्लस थीटा और थर्ड एंगल 45, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 मीन्स 135। नाउ नेट डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, हमें 2 थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है, इसलिए 360 माइनस 135 मीन्स दिस बिकम 225 डिग्री डेविएशन। क्वेश्चन में कहा गया था कि फर्स्ट मिरर पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर से रिफ्लेक्शन होता है, और जो फाइनल रे मतलब थर्ड रे है वो M1 मिरर के पैरेलल चली जाती है। तो नेट डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये 45, I इज इक्वल टू 45, तो R इज इक्वल टू 45 एंड दिस होल एंगल इज 90 में से 45, तो ये 45। नाउ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण हैं, और ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। इस प्रकार से इस ट्रायंगल में थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 180, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू 135 कैलकुलेट हो गई। नाउ नेट डेविएशन बराबर 360 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू पता ही है, 225 डिग्री रिजल्ट आ गया। इसको रिवाइज करिए फिर अगला बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल v वेलोसिटी से चलेगा, प्लेन मिरर के पैरेलल v वेलोसिटी से चलेगा, पैरेलल v वेलोसिटी से चलेगा, तो उसकी इमेज जो कि उतनी दूरी पर पीछे होती है, ये इसकी इमेज है, इमेज भी v वेलोसिटी से ही चलेगी। ठीक है ना, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चलेगा, ये मिरर है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चलेगा तो उसकी इमेज भी उसी वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है, चाहे यहाँ देख लो, ये मिरर
ये ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से चलेगा सेम एग्जाम्पल है, दो बार दे रहे हैं। अब इस बार मिरर हमने ऐसे रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर है तो उसकी इमेज भी 5 सेंटीमीटर पर होगी। ये क्लियर है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर के पैरेलल चलेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल v वेलोसिटी से चलेगा तो उसकी इमेज भी मिरर के पैरेलल v वेलोसिटी से चलेगी, यानी कि वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कि दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर जोड़ के रखे गए हैं। एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मोशन करता है। अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मोशन करता है तो उसकी इमेज इस मिरर में, सेकेंड मिरर में इसकी इमेज, जब ये इधर जाएगा तो ये इसकी इमेज इधर जाएगी v वेलोसिटी से। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट 7/√2 मीटर पर सेकेंड है। इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट 7/√2 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? ये एंगल 45 क्वेश्चन में गिवन है, हेंस दिस एंगल विल बी 45। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v cos 45 होगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v cos 45 होगा, जो कि मिरर m2 के बिल्कुल पैरेलल है। इसलिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि अभी भी हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मिरर के पैरेलल है तो इमेज की वेलोसिटी भी मिरर के पैरेलल होगी और उसी वैल्यू की होगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हालांकि मिरर के पैरेलल नहीं है, लेकिन उसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है, तो इमेज का भी ये कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होगा और ये पैरेलल आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि v cos 45 जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और vx जो इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है आपस में इक्वल होंगे। ये 7/√2, ये v/√2 कैंसिल करने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक मिरर को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया गया। मिरर को हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया गया। अच्छा, ये मिरर का नॉर्मल है, मिरर के परपेंडिकुलर मिरर का नॉर्मल है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये मिरर है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रे हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री पर इंसिडेंट करती है मिरर के ऊपर, हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री पर इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है। ये वर्टिकल लाइन
क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रे हॉरिजेंटल से 10 डिग्री पर इंसिडेंट करती है मिरर के ऊपर और रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाती है, तो बताइए कि मिरर को कितने डिग्री रोटेट किया गया था, यानी कि थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, अब ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, 90 में से ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। नाउ ये मिरर और ये उसका नॉर्मल, ये मिरर और ये उसका नॉर्मल, इसलिए ये पूरा एंगल 90 और ये पूरे एंगल 90 में से ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा। ये पूरा एंगल 90 और 90 में से ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा। अब ये थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू R। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है और I इज इक्वल टू R। ओके, अब जरा इस डायग्राम को देखो, तो ये पूरा एंगल 90 है, हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो ये पूरा एंगल 90 और 90 में से एक है 10, एक है थीटा और एक है थीटा। ओके, इज इक्वल टू 90। फिर से देखिए, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, इसलिए ये पूरा एंगल 90, 90 में से ये 10 और ये थीटा, तो ये भी होगा थीटा। सो 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टावर है, ये टावर है, ये ग्राउंड लेवल है और यहां पर एक प्लेन मिरर, छोटा सा प्लेन मिरर रखा हुआ है, छोटा सा प्लेन मिरर है और ये डिस्टेंस 20 मीटर दी हुई है। ओके, प्लेन मिरर से टावर की डिस्टेंस, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, 20 मीटर दी हुई है। हम 20 मीटर डिस्टेंस क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि मिरर बहुत छोटा है और बहुत छोटे होने की वजह से ये 20 और ये 20, यानी कि जो सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो 20 हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। अगर मिरर बड़ा होगा तो हम टावर से मिरर की डिस्टेंस को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। मिरर छोटा सा है और इसीलिए टावर से मिरर की डिस्टेंस को हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं, जो कि 20 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए। क्वेश्चन ये है, ये मिरर का नॉर्मल है, ठीक है ना। जब भी मिरर से रिफ्लेक्शन कराएं तो नॉर्मल ज़रूर बना लिया करो। ये मिरर का हेड है, मिरर की हेड से एक रे आती है और यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यानी कि कोई आई है, और इस आई को ऐसा अपीयर होगा कि टावर का हेड यहाँ पर है, यानी कि ये है हेड की इमेज ऑफ हेड। इस आई को हेड की इमेज यहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि इसकी आंखों में रे जिस तरफ से आती हुई दिखाई पड़ेगी वो जगह ये होगी और इस आँख को लगेगा कि हेड यहाँ पर है। इस आँख को जो लगेगा कि हेड यहाँ पर है, यानी कि ये हेड की इमेज है। ये आई चाहे तो टावर के हेड को डायरेक्टली भी देख सकता है, लेकिन अगर उसने डायरेक्टली देख लिया तो ये इमेज नहीं कहलाएगी, ये डायरेक्ट उसने ऑब्जेक्ट को देख लिया। लेकिन जब वो मिरर में देखता है तब उसको हेड जहाँ नज़र आता है वो है इमेज ऑफ हेड।
हेड और उसकी इमेज, ये जो दोनों रेज हैं, ये टोटल पूरा एंगल 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। प्लेन मिरर होने की वजह से टावर की हाइट और उसकी इमेज की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। हमें एच कैलकुलेट करना है। अगर ये एंगल पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो अब हम लोग बहुत सिंपल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इस ट्रायंगल में। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर h और बेस 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1/√3 इज इक्वल टू h/20, इसलिए h इज इक्वल टू 20/√3 मीटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये टावर है, ये टावर का हेड है, इसके सामने 20 मीटर पर एक छोटा सा मिरर है। टावर के हेड से जो रे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जाती है। यहाँ पर एक देखने वाला है, मतलब ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आँख है। ऑब्जर्वर की आँख कहती है कि रे यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आ रही हैं, और इसलिए इस आई को हेड यहाँ नहीं बल्कि यहाँ नज़र आता है। और मिरर में देखने पे हेड जहाँ नज़र आएगा वही इमेज ऑफ हेड बोला जाएगा। ये पूरा एंगल 60 दिया हुआ है। अगर ये पूरा 60 है तो आधा 30 होगा। अब इस ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच पता करना है। बेस 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सर्फेसेस। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन का मतलब समझें। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट रे अगर देखिए वाटर से ग्लास में गई तो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो गई। ये सीधे नहीं गई बल्कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी कि उसने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल दिया और थोड़ा सा बेंड हो गई। ये बेंडिंग नॉर्मल की तरफ भी हो सकती है और नॉर्मल से दूर भी हो सकती है। जैसे ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है और ग्लास इसकी तुलना में डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। और ये वाटर है और ये एयर है, तो ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो लाइट रे आई और नॉर्मल से दूर हो गई। ठीक है ना। इस पूरी घटना को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर से वक्त एक बात ध्यान रखें कि एक डायग्राम में कोई भी एक कलर की बात करें। जैसे हम ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं तो हम ग्रीन कलर की बात ही करते चले जाएंगे। अगर कोई कहता है रेड कलर की बात करनी है तो वही बात रेड कलर के लिए भी हम लोग करते चले जाएंगे। एक कलर की बात, एक मतलब एक बार में एक कलर लेके चलेंगे। ये मान लो ग्रीन कलर की लाइट है और ये देखिए जब वाटर से ग्लास में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वही लाइट जब वाटर से एयर में गई तो नॉर्मल से दूर हो गई, इसे भी कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग समझें पहले किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि वो मीडियम लाइट के साथ किस प्रकार का बिहेवियर करेगा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो उसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट कम हो जाएगी। यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि वो मीडियम प्रकाश के साथ, लाइट के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों ज़्यादा होंगे। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों कम होंगे। ठीक है, जैसे ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव, और ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। म्यू ऑफ ग्लास एंड म्यू ऑफ वाटर। तो म्यू ऑफ वाटर कम होता है म्यू ऑफ ग्लास से, यानी कि ये ऑप्टिकली रेयरर है और ये ऑप्टिकली डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए वाटर में लाइट की वेलोसिटी ग्लास की तुलना में ज़्यादा होगी। वाटर में लाइट की वेवलेंथ भी ग्लास में लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होगी। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा और वेवलेंथ भी ज़्यादा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें लाइट की वेलोसिटी कम और वेवलेंथ भी कम होती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। अब हम लोग ये समझें कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें ग्लास की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो वाटर का एग्जांपल लेके देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। जो भी मीडियम आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। हमने ग्लास का एग्जांपल ले लिया है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कर दीजिए। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब c और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। जैसा कि हमने यहाँ पे शो किया है कि वैक्यूम में ग्रीन कलर की लाइट है, मान लो वैक्यूम में, हाँ ग्रीन कलर की लाइट मान लो, वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸, ये तो मालूम ही है सब लोगों को, ठीक है ना। और माना कि ग्लास के अंदर जाकर इसकी वेलोसिटी कम हो गई और 2 × 10⁸ हो गई, तो रिजल्ट आएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, ये कैंसिल हो गया और 3/2 आ गया, और 3/2 का मतलब आ गया 1.5, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है ना। तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो पहला फार्मूला है c यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। दूसरा फार्मूला वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। मान लो कि यहीं पे कैलकुलेशन कर लें। मान लो कि एक वैक्यूम में किसी लाइट की वेवलेंथ मान लो कि 7800 एंगस्ट्रॉम हो और ग्लास में जाकर उसकी वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम हो जाए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर देख कितना आ गया, फिर से आ गया 1.5, ठीक है ना। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक दूसरा तरीका क्या समझ में आया, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तीसरा फार्मूला रिलेटिव परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ग्लास। ग्लास हमने एग्जांपल लिया है, तुम चाहो तो वाटर ले लो, चाहो तो तुम कोई ऑयल ले लो, कोई भी एग्जांपल तुम ले सकते हो। चलिए रिवाइज करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, या वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ग्लास। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी होंगी और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग काचीज फार्मूला कहते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू a + b अपॉन लैम्डा ऑफ लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर a और b कांस्टेंट हैं, a और b की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है। हम लोग काचीज फार्मूले के क्वेश्चन कल करेंगे, आज हम बेसिक बातें तुम लोग को बता दें, फिर कल हम लोग पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हर आर्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर फार्मूला जितने भी हम तुमको बता रहे हैं, हर फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग इसको कल सॉल्व करेंगे। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फिर सुन लो। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि वो मीडियम लाइट के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ज़्यादा होते हैं, उल्टा काम होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों कम हो जाती हैं।
जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, इसलिए वाटर में लाइट की वेलोसिटी और वाटर में लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कम और वेवलेंथ भी कम होगी। हमने कहा था उल्टा काम होता है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास ये मुख्य फार्मूले, शुरुआती फार्मूले 4 फार्मूले हैं। पहला और भी फार्मूले हैं, लेकिन वो फार्मूले हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बेसिक तौर पर ये 4 फार्मूले पहले तैयार करो। मान लो कि हम ग्लास का नहीं बल्कि वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने ग्लास लिखा हुआ है हर जगह पे, लेकिन अब हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, अब ग्लास मत बोलो भाई, अब वाटर बोलो ना, वाटर की बात करने लगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू C अपॉन मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, अंडर रूट रिलेटिव परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ वाटर एंड A प्लस बी अपॉन लेमडा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर का होल स्क्वायर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल तो हमने दे ही दिए, ठीक है, इतना तैयार करो, फिर हम आगे की चीज़ें बताना शुरू करें। चलो अच्छा, यही बातें एक बार ऑयल के लिए बोल के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑयल, जो भी आप समझें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, अब तुम अपने मन में बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल, ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑयल, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ऑयल, या फिर A प्लस बी अपॉन लेमडा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑयल का होल स्क्वायर। ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ एक बात और भी सुन लो कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम मतलब नथिंग, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वो वैक्यूम है। और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जबकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। इसलिए क्वेश्चंस में हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेकर चलेंगे। अगर 1.0003 नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 भाई, 1.003 यानी कि लगभग 1 होता है। और न्यूमेरिकल लगाते वक्त अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग 1 लेकर चलेंगे। ठीक है ना। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मोर देन 1 होगा, चाहे ग्लास का हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये भी हमेशा मोर देन 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑयल अगर तुम लेकर समझ कर चलो, ये भी मोर देन 1 होगा। ये क्या हो रहा है, कभी 1 कह रहे हैं, कभी मोर देन 1 कह रहे हैं। 1 किसके लिए कह रहे हैं बताओ? 1 कह रहे हैं वैक्यूम के लिए। ठीक है ना। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम ही नहीं है, इसलिए वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। एयर का क्योंकि एयर एक मीडियम है, एयर को मीडियम माना जाता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होगा, जो कि लगभग 1 के बराबर है। जबकि अगर दूसरा कोई मीडियम है जैसे ग्लास, वाटर या ऑयल, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मोर देन 1 होगा। ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जैसे हम ग्लास का एग्जांपल ले रहे थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ करता था? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और इसी को हम लोग लिखा करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एक ही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का हो या फिर केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हो, बात बराबर है, क्योंकि वैक्यूम तो कुछ होता ही नहीं है।
नथिंग इज कॉल्ड वैक्यूम। ओके, एक बार फिर सुन लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, क्योंकि वैक्यूम कुछ होता ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको कैलकुलेट करने के 4 बेसिक फॉर्मूले अभी हमने तुमको पहले बताए थे, अभी पहले बताए थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, यानी कि दोनों मीडियम होने चाहिए ना, यहाँ पर ये मीडियम है, ग्लास मीडियम है, लेकिन वैक्यूम कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग चीज़ है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, मतलब दोनों मीडियम होने चाहिए, दोनों में से कोई एक वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे सुनो। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो ये रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? बताइए। ये रिलेटिव है, क्योंकि ये लिखा हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो ये भी मीडियम है और ये भी मीडियम है, इसलिए ये वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x मीडियम विद रिस्पेक्ट टू y मीडियम, ठीक है ना। यहां देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसे पढ़ चुके हैं c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। c से c कैंसिल हो गया, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, कैसे पता? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू एफ लैम्डा इन वाटर। जैसे ये ग्रीन कलर की लाइट है, तो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी अगर वाटर में एफ होगी तो ग्लास के अंदर जाकर भी, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर जाकर भी एफ ही रहेगी, ठीक है ना। जब ग्रीन कलर की लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बात ग्रीन कलर की नहीं है, बात किसी भी कलर की है, लेकिन एक बार में एक कलर की बात किया करो तो कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तुम ग्रीन की बात कर रहे हो तो ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन। ग्रीन कलर की लाइट ले लो और समझ लो, चाहे रेड ले लो समझ लो, ठीक है ना। एक बार में एक कलर की लाइट अपना चॉइस कर लो और उसी को लेकर पूरा ये लेंस और ये पूरा रिफ्रैक्शन लेकर उसी को लेकर समझते चले जाओ, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट ग्रीन कलर के लिए सही होगा वही रेड के लिए भी सही होगा, ठीक है। तो हम ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी वाटर में बराबर एफ लैम्डा वाटर में, इसकी वेलोसिटी ग्लास में बराबर एफ लैम्डा ग्लास में। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ होती है वही यहाँ होती है। तो जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो f से f कट गया, तो v का रेशियो हमेशा लैम्डा के रेशियो में होगा, यानी कि v और लैम्डा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एक कलर की लाइट की बात कर रहे हैं, सिंगल कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू वेवलेंथ इन वाटर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, उल्टा हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इन ग्लास। ये पूरा सीक्वेंस तैयार कर लो, ठीक है। साथ ही साथ ये भी समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम मोर देन 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। इनको देखो फिर आगे बताएं। जैसे ये देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर लिखोगे तो म्यू ऑफ ग्लास म्यू ऑफ वाटर, ये ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में, और ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखें तो क्या लिखेंगे? म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। तो इससे ये पता चलता है कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेके चलें कि म्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3 इंटू म्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 4 को कैलकुलेट करने पर क्या रिजल्ट आएगा? तो म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 यानी कि म्यू 1 बाई म्यू 2, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3 मतलब म्यू 2 बाई म्यू 3, म्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब म्यू 3 बाई म्यू 4। कैंसिल करने के बाद आ गया म्यू 1 बाई म्यू 4 यानी कि म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 4, म्यू ऑफ एनी मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम 4, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ये भी तैयार कर ली जाएं, ठीक है। अब तुमको रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं वो ज़रा बताएं हम। माना कि ये वैक्यूम है, यहाँ से कोई एक लाइट रे आती है, नॉर्मल बना दिया करो दोनों तरफ, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में नॉर्मल ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनाना चाहिए, पूरा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर कोई एक मीडियम है, उसके बाद यहाँ से मीडियम फिर चेंज हो गया, लाइट रे यहाँ से यहाँ आई, थोड़ा सा बेंड हो गई, फिर यहाँ मीडियम बना दिया, नॉर्मल बना दिया मतलब। और यहाँ फिर कोई दूसरा एक और मीडियम आ गया, ये हो गया, और लाइट रे यहाँ से चली गई यहाँ पर, ठीक है। ये सब नॉर्मल है। और ये वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट c बताइए, वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी f। ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। जब लाइट रे
इस मीडियम में आई तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, वैक्यूम में c थी लेकिन अब v1 हो गई, वेवलेंथ λ1, लेकिन फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। मान लो ये ग्रीन कलर की लाइट है, तो ग्रीन कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी जो वैक्यूम में होगी वही मीडियम 1 में होगी और वही मीडियम 2 में होगी। रिफ्रैक्शन में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब फिर से मीडियम बदल गया, ये मीडियम μ2 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट v2, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट λ2, लेकिन फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन का पहला रूल है, रिफ्रैक्शन का पहला रूल हुआ कि रिफ्रैक्शन में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। मान लीजिए ये ग्रीन कलर की लाइट है, तो ग्रीन कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी जो वैक्यूम में होगी वही मीडियम 1 में होगी, वही मीडियम 2 में होगी। हम बार बार ग्रीन कलर की लाइट ले रहे हैं, तुम अपने मन में चाहो तो रेड कलर की लाइट के लिए यही कॉन्सेप्ट बना लो। मान लो ये ग्रीन नहीं बल्कि रेड कलर की लाइट है, तो रेड कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी जो वैक्यूम में होगी वही मीडियम 1 में होगी और वही मीडियम 2 में होगी। कोई भी एक कलर की लाइट हो, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में और दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाएगी तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दूसरा रूल है कि फेस चेंज नहीं होगा। फेस चेंज नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई फर्स्ट मीडियम है और ये कोई सेकंड मीडियम है, ये नॉर्मल है और ये लाइट रे यहाँ से आई और मान लो यहाँ ऐसे चली गई, तो ये वेव का शेप अगर ये है, ये देखिए ये वेव फॉर्म है ये, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से ये, और अगर यहाँ से मीडियम ना बदलता तो भी ये इसी प्रकार से जाता, यानी कि फेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। रिफ्रैक्शन के अगले रूल्स देखो। रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी ज़रूर चेंज होगी, वेवलेंथ ज़रूर चेंज होगी। एक बार फिर से नियम देखना शुरू करो। पहला नियम जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, पहला रूल होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। जैसे यहाँ पर बने हुए हैं, बोर्ड के प्लेन पर तीनों हैं, ये और ये बोर्ड के प्लेन पर है। मतलब रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा कि ये रे यहाँ गिरे और फिर जब यहाँ अंदर जाए तो बाहर निकल के ऐसे जाए, ये नहीं होगा। ये और ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। हालांकि इस बात का कोई न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है ना। अब अगला रूल कि रिफ्रैक्शन में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, रिफ्रैक्शन में फेस चेंज नहीं होगा। फेस चेंज ना होने का मतलब एक बार फिर समझो। फेस चेंज नहीं होगा मतलब यहाँ देखो जल्दी से, ये लो यहाँ से मान लो मीडियम चेंज हो गया। मान लो यहाँ पर एयर थी और यहाँ पर वाटर है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। मान लो कि ये लाइट वेव है, ये यहाँ गई और फिर ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी। जिस फॉर्म में वो जा रही थी उसके आगे जिस फॉर्म में बढ़ना चाहिए उसी प्रकार से बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं कि फेस चेंज नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये और इसके बाद यही तो होगा, ये इसके बाद यही तो होगा और इसके बाद जो होना चाहिए वही हो रहा है। इसका मतलब है कि फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। यानी कि पहला रूल ये और ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। दूसरा रूल फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी मतलब कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि कलर डिसाइड होता है फ्रिक्वेंसी से। कलर वेवलेंथ से नहीं बल्कि कलर फ्रिक्वेंसी से डिसाइड होता है। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी मतलब कलर भी चेंज नहीं होगा।
मतलब ये लाइट अगर वैक्यूम में ग्रीन दिखाई पड़ती है तो इस मीडियम के अंदर भी ग्रीन होगी और इस मीडियम के अंदर भी ग्रीन होगी, क्योंकि कलर डिसाइडेड बाय द फ्रिक्वेंसी, कलर इज नॉट डिसाइडेड बाय द वेवलेंथ। ओके, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ जरूर चेंज होगी। वैक्यूम में इस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा थी, तो इस मीडियम में लैम्डा 1 और इस मीडियम में लैम्डा 2। रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी ज़रूर चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी वैक्यूम में c थी तो इस मीडियम में v1 हो जाएगी और इस मीडियम में v2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसके कुछ फार्मूले ज़रा देख लिए जाएं, इसको बिगाड़ लें फिर देखते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये मीडियम वैक्यूम है। उसके बाद यहाँ से कोई एक मीडियम है जैसे वाटर और यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है जैसे ऑयल। ठीक है ना, वैक्यूम, वाटर, ऑयल। ठीक है ना, तुम अपने मन से कोई भी मीडियम मान लो, ये वैक्यूम है और ये कोई एक मीडियम है और ये कोई दूसरा मीडियम है। जैसे ये वैक्यूम है, ये ऑयल है और ये वाटर है, जैसा भी तुम मान लो। ठीक है, ये वैक्यूम है, ये कोई एक मीडियम है और ये कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी c थी और यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी v1 हो गई, तो v1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो v1 इज इक्वल टू, v1 निकालने के लिए पहले वैक्यूम में जाना, c उठा लेना, अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखो वहाँ लिखा हुआ उधर μ1 लिखा हुआ है उधर, और इसका μ2। इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी बात करो। ठीक है ना, तो v1 इज इक्वल टू, यहाँ जाना c उठा लेना और ये अपॉन μ1 कर देना। ठीक है ना, फिर तो देखो v1 बराबर ये c उठाना वैक्यूम से। ठीक है ना, और अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, ठीक। देखिए अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लैम्डा 1 लिखना है, फिर वैक्यूम में चले जाना, बिल्कुल यहाँ वैक्यूम में चले जाना, वैक्यूम में वेवलेंथ जो भी सवाल में दी वो उठा लेना और अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देना μ1। एक बार फिर से रिवाइज करो, v1 इज इक्वल टू, वैक्यूम में चले जाना, वैक्यूम से c उठा लेना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम c अपॉन μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन μ1। अब यहाँ पर आ जाओ, v2 कैलकुलेट करना है। v2 जैसे यहाँ किया था, यहाँ जैसे v1 कैलकुलेट किया था वैसे v2 कैलकुलेट करो। v2 इज इक्वल टू, हाँ सीधे वैक्यूम में जाना, c अपॉन इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, फिर से जाओ वैक्यूम में, हाँ ये कैलकुलेट करना है, ना यहाँ पे मत जाओ भाई, ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जाओ पहले, वैक्यूम में वेवलेंथ लिख दो और अपॉन इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिख दो। ठीक है, तो ये v1 का वैक्यूम से रिलेशन और ये v2 का v1 और लैम्डा 1 का वैक्यूम से रिलेशन, ये v2 लैम्डा 2 का वैक्यूम वाले लोगों से रिलेशन। ठीक है, इन रिलेशन से हमको साफ पता चलता है कि v1 अपॉन v2 इक्वल टू भी μ2 बाई μ1 है, एंड लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू भी μ2 बाई μ1 है। इससे हमको ये पता चल गया कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए इस समय हम लोग बहुत ज़रूरी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आसान चीज़ है लेकिन वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि रोहित सर इन बेसिक बातों को क्यों बता रहे हैं, जबकि हम सोचते हैं कि ये बेसिक बातें ही तो बड़ी बड़ी बातों को आसान बनाती हैं। इन बातों के पता होने से आगे की बड़ी बड़ी बातें बड़ी लगती ही नहीं है, लगता ही नहीं कि हम कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। यही बात सही है, इसलिए कह रहे हैं कि बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें आसान होती हैं। ये डायग्राम काफ़ी काम का डायग्राम है, कितना आसान डायग्राम, लेकिन वाकई हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारे बहुत काम का डायग्राम है। तुम सोचोगे कि बहुत कठिन कठिन बातें नहीं बता रहे हैं, लेकिन आगे जब हम कठिन बातें बताएंगे तो तुम्हें कठिन लगेंगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ये सब बातें पहले से पता होंगी। कोई भी एक रंग तुम्हारे मन में ले लो, चलो तुम रेड लेना चाहते हो रेड ले लो,
ये रेड कलर की लाइट है, वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी सी ही होती है, वेवलेंथ लैम्डा और फ्रिक्वेंसी एफ है। जब ये रेड कलर की लाइट वैक्यूम से पहले मीडियम में जाएगी तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो भी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो कलर भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये लाइट यहाँ पर अगर ग्रीन दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पर भी ग्रीन और यहाँ पर भी ग्रीन ही दिखाई पड़ेगी। हवा में उड़ती हुई लाल चिड़िया पानी के अंदर से देखने पर भी लाल ही दिखाई पड़ेगी। हवा में उड़ता पीला ऑब्जेक्ट पानी के अंदर से देखने पर भी पीला ही नज़र आएगा, और ग्लास के अंदर से देखें तो भी पीला ही नज़र आएगा, क्योंकि कलर फ्रिक्वेंसी से डिसाइड होता है, वेवलेंथ से डिसाइड नहीं होता है। तो माना कि ये रेड कलर की लाइट है, इसकी फ्रिक्वेंसी वैक्यूम में अगर एफ है तो इस फर्स्ट मीडियम में भी एफ होगी और सेकंड मीडियम में भी एफ होगी। फ्रिक्वेंसी ना बदलने की वजह से इस रेड कलर का कलर भी चेंज नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होता। फेज चेंज ना होने का मतलब हमने अभी भी बताया। फेज चेंज ना होने का मतलब है कि अगर यहाँ पर वेव का शेप ये है, ये, और जैसे ही टकराएगा तो टकराने के बाद बेंडिंग होगी। देखिए टकराने के बाद हल्की सी बेंडिंग दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है ना, और ये शेप ऐसे जाके ऐसे ही तो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल कोई भी वेव फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ, हालांकि हल्की सी बेंडिंग हुई। रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेंडिंग होना। अगर बेंडिंग नहीं हुई तो रिफ्रैक्शन भी नहीं हुआ, ये माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेव फॉर्म जब यहाँ टकराया तो टकराने के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, केवल बेंडिंग हुई, लेकिन वेव फॉर्म में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ये वेव जैसे आगे बढ़ती ऐसे जाके नीचे ऊपर, ये लहर के पैटर्न पर कोई चेंज ना होना, इसी को कहते हैं फेज़ में कोई चेंज ना हो, इसी को कहते हैं फेज़ में कोई चेंज ना होना, ठीक है। रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी। रिफ्रैक्शन होने पर वेवलेंथ भी डेफिनेटली चेंज होगी। वैक्यूम में अगर वेलोसिटी c थी तो यहाँ पर बदलकर v1 और यहाँ पर वेलोसिटी बदलकर v2 हो गई। वैक्यूम में अगर वेवलेंथ लैम्डा थी तो यहाँ पर लैम्डा 1 और यहाँ पर लैम्डा 2 हो गई। फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज f फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, मतलब कलर में भी कोई चेंज नहीं। चलिए अगर ये चीज़ें दी हैं और ये चीज़ें निकालनी हैं तो v1 इज इक्वल टू c बाई μ1, लैम्डा 1 बराबर लैम्डा बाई μ1, v2 बराबर c बाई μ2, लैम्डा 2 बराबर लैम्डा बाई μ2, हाँ μ2। इस प्रकार से इसको डिवाइड करने पर μ2 बाई μ1, इनको डिवाइड करने पर भी μ2 बाई μ1। इससे साबित होता है कि v1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। यानी कि पहले हम लोग इसका इससे रिलेशन देख रहे थे, इसका भी वैक्यूम वालों से रिलेशन देख रहे थे, लेकिन ये रिलेशन और ये रिलेशन देखते देखते हमका इनका आपस में रिलेशन भी पता चल गया। चलो तुम आपस का रिलेशन बताओ, चलो बताओ। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, बोलते जाओ, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। एक बार फिर v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। उल्टा, लैम्डा और म्यू एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और तभी हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हाई होगा उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों ही ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। एक बार और, लेकिन बहुत जल्दी। इनका वैक्यूम से रिलेशन बताना है, फिर इसका वैक्यूम से बताना है, फिर इनका आपस में बताना है। ये डायग्राम जो लोग नहीं समझेंगे या नहीं तैयार करेंगे
उनको जगह जगह पे न्यूमेरिकल लगाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों को ठीक से बहुत ज़्यादा क्लियर कर लो। बहुत छोटी चीज़ें और इतनी ज़्यादा काम आती हैं कि तुमको ये न्यूमेरिकल लगाते वक्त ही समझ में आएगा। V1 इज इक्वल टू सी बाई म्यू वन, लेमडा वन बराबर वैक्यूम वाला उठाओ लेमडा बाई म्यू वन। चलो इनका रिलेशन V2 बराबर सी बाई म्यू टू, लेमडा टू बराबर लेमडा बाई म्यू टू। इस प्रकार से इनका आपस में रिलेशन V1 बाई V2 इज इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। V और लेमडा डायरेक्टली रखना और म्यू उसका उल्टा कर देना। V1 बाई V2 इज इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। एक बात और बतानी थी, स्नेल का रूल यहीं बता देते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना ले जरा। मान लो वाटर से कल हम इन सब चीज़ों के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और कल ही हम लोग प्रिज्म वगैरह की थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके अगले टर्न पे हम लोग प्रिज्म और तमाम रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जब रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस ख़त्म हो जाएगा, अभी देखिए हम सब प्लेन लेके चल रहे हैं, अभी हमने कोई भी सरफेस कर्व्ड नहीं ली है। जब प्लेन सरफेस ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, एक टर्न में वो पूरा काम हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है। कभी कभी आप लोग इन छोटी बातों में भी गलती करने लगते हैं, कहीं भी से भी एंगल लेने लगते हैं, ऐसी गलतियां मत करिए। इंसिडेंट रे को देखिए, नॉर्मल को देखिए, उनके बीच के एंगल को आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे को देखो, नॉर्मल को देखो, इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। माना कि ये वाटर है और ये वाटर है और ये दूसरा मीडियम ग्लास है, ये ग्लास है। तो स्नेल ने एक बहुत ही काम का फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला I से R या R से I निकालने में हमारी हेल्प करता है, और वो है यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू ऑफ वाटर के साथ में साइन I ले लो, और फिर यहाँ आ जाओ म्यू ऑफ ग्लास के साथ में साइन R ले लो। इतना आसानी से स्नेल का रूल तुम अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो बोल के देखो जरा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। बस इसी प्रकार से तैयार करो, वो मत तैयार करो कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। इससे तुम्हारी गलती हो सकती है, हमने बहुत बार देखा है कि गलती हुई है, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि गलती हो सकती है, खूब गलती होती है। साइन आई अपॉन साइन आर किया और म्यू वन अपॉन म्यू टू कर दिया, या कभी म्यू टू बाई म्यू वन कर दिया, तो कभी क्वेश्चन सही हो गया, कभी क्वेश्चन गलत हो गया। तो इससे बचने का उपाय बड़ा साफ सुथरा उपाय है। चलो बोलो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और इस जगह को समझते हो, इसे कहते हैं इंटरफेस। इसे कहते हैं इंटरफेस, जो एक मीडियम और दूसरे मीडियम को अलग करने वाली सतह होती है, यानी कि जहाँ से वाटर ख़त्म हुआ और ग्लास शुरू हुआ, उसी जगह को इंटरफेस कहते हैं। ये बात बहुत से लोगों को पता भी होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। जहाँ पे वाटर ख़त्म हुआ, देखो यहाँ तक वाटर है, ये वाटर, यहाँ पे वाटर ख़त्म हुआ और ग्लास शुरू हो गया, उसी जगह को इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस सीधा हो ये ज़रूरी नहीं है, इंटरफेस टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सारे इंटरफेस, देखो ध्यान से, सारे इंटरफेस हम बिल्कुल सपाट यानी प्लेन बना रहे हैं। लेकिन इसके आगे आने वाले आर्टिकल्स में मान लो यहाँ पे वाटर,
ये वाटर, ठीक है ना, और हाँ ये वाटर है इसके ऊपर, ये सब वाटर है, और यहाँ से ग्लास शुरू हो गया, ये ग्लास शुरू हो गया, ठीक है ना। तो अब ये इंटरफेस होगा, यहाँ पे वाटर ख़त्म और ग्लास, देखो यहाँ पे वाटर ख़त्म ग्लास शुरू, तो ये इंटरफेस होगा, और ये इंटरफेस कर्व्ड इंटरफेस है। तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, मतलब इंटरफेस विल बी अ प्लेन। ओके, चलो तैयार करो। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है ना। चलो वाटर ग्लास है तो बोलो म्यू ऑफ वाटर के साथ साइन i इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास के साथ साइन r करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों मतलब म्यू वाटर और म्यू ग्लास कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब है कि साइन i और साइन r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नहीं, i और r प्रोपोर्शन नहीं होंगे। ये किसने कहा भाई? हमने तो कभी नहीं कहा कि i और r प्रोपोर्शन होंगे। हमने कहा साइन i और साइन r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे, यानी कि i की वैल्यू बढ़ाने पर r की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, i की वैल्यू घटाने पर r की वैल्यू जो भी थी वो हमेशा घटेगी, ठीक है। इस i को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये r भी जितना भी है उससे थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर ये i हम घटाएंगे तो ये r जितना भी है वो थोड़ा सा घटेगा, ठीक है ना। इतना तैयार करो फिर आगे बताते हैं। तो आइए अब देखें डेविएशन के बारे में। डेविएशन बाय अ सिंगल रिफ्रैक्शन। यहां से देखो, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये लाइट रे बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल इसका नाम, ये क्या है बताओ, ये क्या है? इंटरफेस। यहाँ पर कोई मीडियम मान लो कि वाटर होगा, मीडियम अपने मन से मान लिया करो ना, कुछ वाटर या कुछ अपने मन से मान लिया करो, और माना कि यहाँ पे ग्लास है, हाँ ये पूरा ग्लास है, जहाँ से वाटर ख़त्म हुआ और ग्लास शुरू हुआ, उसी प्लेन सरफेस को या उसी सरफेस को हम लोग कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। अब अगर ये मीडियम यहाँ से चेंज ना होता तो ये लाइट रे कैसे जाती? बिल्कुल सीधे जाती कि ना जाती बताओ? जब मीडियम ही ना बदलता तो लाइट रे बिल्कुल सीधे जाती। ये जो बेंडिंग हुई है वो मीडियम बदलने की वजह से ही तो हुई है। तो अगर मीडियम चेंज ना होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधे जाती, लेकिन जा रही है ऐसे, तो जा रही है ऐसे इस प्रकार से। इसका मतलब ये जो एंगल तुमको नज़र आ रहा है ये है एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है। अगर ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल भी I होगा, यानी कि R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है कि अगर मान लो यहाँ पर ग्लास होता और नीचे वाटर होता, ये इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल दोनों तरफ बनाया करो। दोनों तरफ का मतलब क्या हो बताओ? इंटरफेस के ऊपर भी बनाओ, इंटरफेस के नीचे तक लाओ। जैसे मिरर में नॉर्मल सिर्फ एक तरफ बना देते थे, पॉलिश वाली साइड में बना देते थे, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसी गलती मत करना। नॉर्मल वाटर में बनाना, फिर ग्लास तक ले जाना। ऊपर एयर हो, नीचे वाटर हो, तो एयर में भी बनाना और वही सीधे खींचते हुए वाटर में ले जाना। अब क्योंकि लाइट रे इस बार ग्लास से वाटर की तरफ जा रही है, यानी कि रेयरर टू डेंसर जा रही है, इसलिए नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पूरा
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से लेते हैं, नॉर्मल से, ये नॉर्मल से आई, नॉर्मल से आर, ओके। अब अगर यहाँ से मीडियम चेंज ना हुआ होता तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधे जाती, स्ट्रेट जाती, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट गई, जाना ऐसे चाहिए था और जा रही है ऐसे, यानी कि ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। अब क्योंकि ये आई है तो इसके सामने ये आई होगा, यानी कि आई प्लस डेविएशन इज इक्वल टू आर, आई प्लस डेविएशन इज इक्वल टू आर, इसलिए डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई। डेविएशन बराबर कभी हम कहते हैं आई माइनस आर और कभी हम कहते हैं आर माइनस आई। तो अब फाइनल बात बता दें कि डेविएशन इज इक्वल टू होता है आई माइनस आर, और इस माइनस का मतलब है कि हायर में से लोअर वाला घटा देना, यानी कि आई और आर में से जो भी बड़ा हो उससे छोटे वाले को घटा देना। अगर आई बड़ा है तो आई माइनस आर कर लेना, जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आई बड़ा है, आर छोटा है। और अगर ये लाइट रे दूर जाएगी तो दूर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो आर बड़ा हो जाएगा, तो तुम आर माइनस आई कर लेना। मतलब डेविएशन निकालने का फार्मूला है आई माइनस आर या आर माइनस आई। आई माइनस आर तब जब आई बड़ा और आर छोटा, और आर माइनस आई तब जब आर बड़ा और आई छोटा, यानी कि जो बड़ा हो उसे छोटे वाले को घटा देना। ये डेविएशन का फार्मूला है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पर डेविएशन की वैल्यू नॉन लीनियरली बढ़ती है। अगर हम आई बढ़ाते हैं तो आर भी बढ़ता है और इन दोनों का डिफरेंस भी बढ़ता है, समझ गए ना। अगर हम आई बढ़ाते हैं तो आर भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है। आई को बढ़ाने पर आर भी बढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन आई अगर हमने मान लीजिए कि 5 डिग्री बढ़ा दिया तो आर भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वो 5 डिग्री के बराबर नहीं बढ़ेगा, इसलिए आई और आर का डिफरेंस भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, देखो तुम्हारा एग्ज़ाम पास है इसलिए तुम थोड़ा शॉर्ट में चीज़ों को सुनो, लेकिन एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को सुनो। आई बढ़ाने से आर बढ़ेगा और आई और आर का डिफरेंस यानी कि डेविएशन भी बढ़ेगा। आई बढ़ाने से आर बढ़ेगा और आई और आर का डिफरेंस यानी कि डेविएशन का मान भी बढ़ेगा। तो शॉर्टकट क्या हुआ, शॉर्टकट बात क्या हुई, शॉर्टकट बात ये हुई कि आई बढ़ाने से डेविएशन भी बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगा बल्कि नॉन लीनियरली बढ़ेगा। इसको तैयार करो। अब बात करें हम लोग नॉर्मल शिफ्टिंग की। नॉर्मल शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जैसे पानी की बाल्टी के अंदर कोई चम्मच पड़ा होता है, तो अगर वो 1 मीटर गहराई पर होता है तो हमको थोड़ा उठ के नज़र आता है। जैसे हम लोग गांव वगैरह में जब तालाब में कभी ऊपर से नीचे देखते थे तो नीचे कोई पेड़ पौधा जो पानी के अंदर होता है वो जहाँ भी होता था उससे थोड़ा उठ के नज़र आता था, यानी कि ऑब्जेक्ट से उठ के इमेज का दिखना, इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग। पानी के अंदर देखें, पानी के अंदर मतलब अगर हम डेंसर मीडियम में कोई चीज़ हो और उसको बाहर से देखें तो वो हमको थोड़ा उठ के नज़र आती है, और इस बात को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग। और ये कितना होता है इसको देखो ज़रा, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ कहीं बाहर से देख रहे हैं। ये आई है जहाँ पे इसको देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी ज़रा ये देखना है। तो एक रे जो बिल्कुल सीधे जाएगी वो तो सीधे ही चली जाएगी, ठीक है ना। ये बात पता है कि नहीं पता है कि अगर ये एक मीडियम है और ये कोई मान लो दूसरा मीडियम है, तो अगर लाइट रे, ये इंटरफेस है, ये क्या है बताओ, बोल दो भाई, नॉर्मल है, बोलो नॉर्मल है ये। हाँ, नॉर्मल दोनों तरफ बनाओगे, इंटरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, इंटरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, इंटरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर है, मतलब आई इज इक्वल टू 0,
और अगर I इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू भी 0। स्नेल्स के नियम में साइन I प्रोपोर्शनल टू साइन R, तो अगर I इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू 0, और R इज इक्वल टू 0 का मतलब है लाइट रे उसी रास्ते पर सीधे चली जाएगी, यानी कि बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी। ये इंसिडेंट रे है और ये सीधे चली गई, बिल्कुल बेंड नहीं हुई। और लाइट रे अगर बेंड नहीं होगी तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं कहेंगे। क्लियर है आपको? इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहेंगे, इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं कहेंगे। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब होती है जब लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ना आए बल्कि कहीं और से इंटरफेस पर टकराए, और तब वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ही जाएगी तो वो अपने रास्ते से डेविएट नहीं होगी, क्योंकि I इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू 0। और अगर लाइट रे अपने रास्ते से डेविएट नहीं हुई तो इसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। आर पार तो गई, लेकिन इसको हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब थोड़ा जल्दी देखो भाई, तो एक लाइट रे जो नॉर्मल के ऊपर गई वो सीधे चली गई और इसकी आंखों में पहुंच गई। जैसा कि हमने पिछले उससे पहले लेक्चर में बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ एक लाइट रे बनाई है, हमको दूसरी लाइट रे भी बनानी चाहिए। तो हमने एक लाइट रे और बनाई, ये देखो नॉर्मल, ठीक है ना। और क्योंकि ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयरर है, ठीक है, तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर गई तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई। अब ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद फैल रही हैं, ये सीधे और ये बेंड, ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद फैल रही हैं, मतलब इधर नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी ना, इधर नहीं मिलेंगी। जब इधर नहीं मिलेंगी तो इन दोनों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जब इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये हो गया, और इसको पीछे बढ़ाया तो ये हो गया। पीछे बढ़ाने पर ये दोनों यहाँ पर कट हो गए, और पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर कट हो गए वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ और इमेज यहाँ। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग। सारी दूरियां इंटरफेस से मेजर की जाएंगी। सारी डिस्टेंसेस इंटरफेस से मेजर की जाएंगी। इसे हम लोग कहेंगे डी रियल, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, और इंटरफेस से इमेज की दूरी को हम लोग कहेंगे डी एपरेंट। ठीक है ना, तो ये डी रियल हो गया, हाँ ये पूरा डी रियल और ये डी एपरेंट। ओके, तुम लोग को पता ही होगा कि डी एपरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाई म्यू। इसका डेरिवेशन हम लोग जब पढ़ाते हैं तब बुकलेट वगैरह में डेरिवेशन दे रखा है तब बताते ही हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के गैप को कहते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग। ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी को कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, देख के बताओ, डी रियल माइनस डी एपरेंट, डी रियल माइनस डी रियल बाई म्यू। डी रियल कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये नॉर्मल शिफ्टिंग का फार्मूला है। ठीक है ना, सारी दूरियां इंटरफेस से नापी जाएंगी। इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी डी रियल होगी, इंटरफेस से इमेज की दूरी डी एपरेंट होगी। ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ नज़र आएगा,
डी एपरेंट का मान डी रियल से कम होगा, डी एपरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाई म्यू होगा। अब तुम कहोगे ये म्यू क्या है? जब भी हम सिर्फ म्यू लिख दें, जबकि एक मीडियम डेंसर है एक मीडियम रेयरर है, तो समझ जाना कि म्यू का मतलब होता है म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ये ट्रेडिशनल फैक्ट है, यानी कि ये सर्वमान्य फैक्ट है कि अगर कभी भी हम बुकलेट में या पढ़ाते वक्त सिर्फ म्यू लिख दें तो तुम समझ जाना कि ये म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम है, ठीक है ना। म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर का मतलब है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम लिखो अपॉन म्यू ऑफ रेयरर, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये सिंपल सा चीज़ जो तुम्हें नज़र आ रही है उस सिंपल सा चीज़ में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। डी एपरेंट बराबर डी रियल बाई म्यू, सिर्फ म्यू लिखा हुआ है, सिर्फ म्यू का मतलब होता है म्यू रिलेटिव, रिलेटिव होता है म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर सवालों में दिया नहीं होता है, बल्कि म्यू डेंसर अलग दिया होता है और म्यू रेयरर अलग दिया होता है। तो म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर कर लोगे तो ये आ जाएगा, ये मतलब ये आ जाएगा, इसको तुम उठा के यहाँ रख दोगे तो डी एपरेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितना उठ कर दिखता है उस उठान को हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। नॉर्मल शिफ्ट बराबर होता है डी रियल 1 - 1 अपॉन म्यू। अब यहाँ से जो बातें पता चल रही हैं वो ये हैं कि जो डी एपरेंट है वो म्यू के इन्वर्सली है, और म्यू के इन्वर्सली है मतलब वेवलेंथ के डायरेक्टली है, म्यू के इन्वर्सली है मतलब वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एपरेंट डेप्थ भी ज़्यादा होगा, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एपरेंट डेप्थ भी ज़्यादा होगा। एपरेंट डेप्थ मतलब ये एपरेंट डेप्थ भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक डेंसर मीडियम फॉर एग्जांपल ग्लास स्लैब, डेंसर मीडियम चलो मान लो ग्लास है, मान लो कि डेंसर मीडियम ग्लास है और इसके नीचे हम लोगों ने कई रंगों के धब्बे या पेंटिंग कर दी, VIB ब्लू, GYO और ये R, ठीक है ना। हमने इतने रंग ब्रश में कलर लिए, यहाँ वायलेट लगा दिया, फिर दूसरा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हमने इतने रंगों के स्पॉट यहाँ पर ग्लास के नीचे वाली तली पे लगा दिए, ठीक है। और हमने इन सबको ऊपर से देखना शुरू किया, यहाँ से हमने देखना शुरू किया, ये आँख है मतलब आई है, ठीक है ना। हमने यहाँ से देखना शुरू किया तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, किसकी बताओ, रेड की, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा उसका डी एपरेंट भी ज़्यादा, ठीक है ना। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम उसका एपरेंट डेप्थ भी कम, यानी कि वायलेट यहाँ तक उठेगा, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड सबसे नीचे उठ के नज़र आएगा। उठेंगे सारे रंगों के धब्बे ऊपर उठेंगे क्योंकि सभी में नॉर्मल शिफ्ट होगा। लेकिन जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी एपरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा, तो रेड की एपरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा, वायलेट की एपरेंट डेप्थ सबसे कम, तो ये VI यहाँ दिखेगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू रह गया भाई। BGYOR यानी वायलेट सबसे ऊपर उठा हुआ उठकर दिखेगा, फिर उसके नीचे इंडिगो धब्बे की इमेज दिखेगी, VIBGYOR। इस डायग्राम को भी तैयार कर लो। इस डायग्राम को समझने के लिए एक बार फिर समझ लो।
कि जिस कलर की देखो डी एपरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन्वर्सली होता है, यानी कि वेवलेंथ के डायरेक्टली होता है। तो जिस रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका डी एपरेंट सबसे ज़्यादा, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका डी एपरेंट सबसे कम। यानी कि अगर हम ग्लास स्लैब के नीचे सातों रंगों के धब्बे लगा दें तो उठेंगे सारे, उठकर, हाँ सारे के सारे उठकर नज़र आएंगे, लेकिन उनमें से वायलेट सबसे ऊपर उठा हुआ और रेड सबसे कम उठा हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना। इसको तैयार करो, फिर हम नॉर्मल शिफ्टिंग का एक दूसरा केस बता दें। ये नॉर्मल शिफ्टिंग का वो केस था जिसमें हम रेयर मीडियम से देख रहे थे, और जो ऑब्जेक्ट था वो पानी के अंदर या ग्लास के अंदर था, यानी कि ऑब्जेक्ट डेंसर में था और हम रेयर से उसको देख रहे थे। ठीक है ना। ये केस 1 है। अब इसमें केस 2 को डिस्कस करते हैं। ये तैयार करो तब तक। नॉर्मल शिफ्टिंग में अब हम लोग वो वाला केस देखें जिसमें ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा और हम उसको डेंसर से देखेंगे। इसको आसानी से ऐसे समझो, जैसे ऑब्जेक्ट हवा में है और हम पानी के अंदर से उसको देख रहे हैं। ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर हैं, ये आई यहाँ पर है डेंसर में, और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर में है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ये। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज चाहिए। तो एक रे जो नॉर्मल के ऊपर गिरी वो तो सीधे चली गई, I इज टू आर, ये बात अभी हमने वहाँ बताई थी ना। I इज टू आर, सीधे गिरी नॉर्मल के ऊपर, सीधे निकल गई, डेविएट नहीं हुई। ठीक है। ये रे कभी डेविएट नहीं होती। जो रे नॉर्मल के ऊपर आके गिरती है, नॉर्मल के ऊपर से आती है, वो डेविएट नहीं होती, सीधे चली जाती है। अच्छा भाई, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए। एक रे तो हमने बना दी और अभी एक और रे बनानी है। दूसरी रे ये है, ये नॉर्मल है। अब जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, झुक गई। ये रे और ये रे देखो इस तरफ नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब इस तरफ नहीं मिल पाएंगे तो पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा दोनों को, जैसे पिछले आर्टिकल में बढ़ाना पड़ा था। तो जब इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, ठीक है ना। जब ये दोनों इस तरफ नहीं मिले तो क्या रास्ता है फिर? जब रियली में नहीं मिलते हैं तभी तो पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको भी पीछे बढ़ाया, अरे भाई इसको भी पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, तो ये यहाँ मिल गए। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो अब सभी दूरियां इंटरफेस से नापी जाएंगी। ये डी रियल और ये डी एपरेंट, असली दूरी और आभासी दूरी, रियल डिस्टेंस, एपरेंट डिस्टेंस, है ना। तो इस बार डी एपरेंट डी रियल से ज़्यादा है और ये म्यू टाइम्स होगा डी रियल से। आपने पहले भी बताया एक बार कि म्यू का मतलब है म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। कभी भी केवल म्यू लिखा हो मेरी बुकलेट में या किसी बुक में, सिर्फ म्यू लिखा हो, समझ जाना कि म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, यानी कि म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जितना और उठ के दिखता है, जितना हट के दिखता है, ऑब्जेक्ट यहाँ था और दिख यहाँ रहा है, तो उस शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए हम हायर माइनस लोअर करेंगे, यानी कि डी एपरेंट हायर है
और डी रियल जो कि लोअर है, म्यू टाइम्स डी रियल माइनस डी एपरेंट, डी रियल, डी रियल कॉमन ले लो तो म्यू -1 नॉर्मल शिफ्ट आ गया। सारी दूरियां इंटरफेस से ली जाएंगी, डी रियल भी इंटरफेस से, डी एपरेंट भी इंटरफेस से। डी एपरेंट डी रियल से हायर होगा, यानी कि चिड़िया, हवा में चिड़िया को हम पानी के अंदर से देख रहे हैं, तो अगर चिड़िया सरफेस से 5 मीटर हाइट पर है तो वो हमको मोर देन 5 मीटर पर उठी हुई उड़ती हुई नज़र आएगी। डी एपरेंट का मान डी रियल से ज़्यादा होगा, डी एपरेंट बराबर म्यू टाइम्स डी रियल होगा। केवल म्यू का मतलब क्या होता है? केवल म्यू का मतलब होता है म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और इसका मतलब होता है म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसका म्यू, मान लीजिए इसका म्यू 4 है, ठीक है ना, और मान लो इसका म्यू 3 है, ठीक है ना, तो डी एपरेंट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी रियल। म्यू का मतलब क्या होता है? म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर डी रियल, और म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर का मतलब है म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर इनटू डी रियल। म्यू ऑफ डेंसर 4, म्यू ऑफ रेयरर 3, डी रियल, यानी कि ये 1.33 टाइम्स डी रियल होगा। डी एपरेंट इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स डी रियल। ये छोटी सी बात हमने सिर्फ इसलिए बताई कि बहुत बार लोग इस म्यू को समझ नहीं पाते और इसलिए कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। केवल म्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है म्यू ऑफ डेंसर, हाँ रिलेटिव है म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और इसका मतलब है म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर। यहाँ पर म्यू ऑफ डेंसर 4 है और म्यू ऑफ रेयरर 3 है। डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, रेयरर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। 4/3 यानी कि 1.33 डी रियल। तो ये नॉर्मल शिफ्टिंग का सेकंड केस है। नॉर्मल शिफ्टिंग में यही 2 केस होते हैं। अब कल के सेशन में हम लोग लेटरल शिफ्टिंग को पढ़ेंगे। लेटरल शिफ्टिंग पढ़ने के बाद हम लोग जितना भी आज पढ़ा है उसके सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स कल डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग प्रिज्म को कल ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उसके अगले टर्न पे हम लोग प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के साथ साथ कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस शुरू करेंगे। यानी कि आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। सेशन जो भी सेशंस हैं वो थोड़े छोटे होने चाहिए, जिससे कि आप लोग उसको देख सकें, एक बार में चीज़ों को समझ सकें। और आज ये चीज़ें बता दी, कल इसके न्यूमेरिकल बताएंगे और परसों उसके आगे के रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को पूरा करेंगे। ठीक है।